Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you're really putting your heart and soul and preparing very, very hard. My name is Juhi Narula, and today we are going to discuss that what types of questions come in reading comprehension in CLAT, ALET, and other such competitive exams. Now, also what are we going to do? Always we are going to make this our routine that whenever we do reading comprehension, concept class, we'll ensure that we do one previous year passage, and that's what we are going to do today. So it's a CLAT 2023 passage that we are going to solve in today's session. So let's get started. Now, what have we covered before? So in the previous sessions of reading comprehensions, we did discuss about the challenges you encounter while you are dealing with the passage, right? So जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो हमें चार एस्पेक्ट्स पे कंट्रोल लाना है. द फर्स्ट एस्पेक्ट वुड बी दैट हाउ डू आई अंडरस्टैंड द पैसेज क्लियरली. Second would be, which is the point of discussion today, that question understanding is very important. The third aspect would be कि हम options को eliminate कर पाएं, और चौथा है कि time को control में ले लें. तो हमने पहले aspect की बात की थी in our previous discussion. So just to quickly revise, whenever we are reading the passage, हमें कुछ goals को लेकर absolute clarity रखनी है कि हम जब रीड करेंगे तो हमारे तीन बेसिक गोल्स होंगे. पहला कि हमारा फोकस ना लूज हो, क्योंकि अगर हमारा फोकस लूज हो जाता है तो द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग द पैराग्राफ दैट फेल्स, राइट. तो जब हम फोकस ही नहीं कर पा रहे, हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो फिर कब तो पैसेज खत्म होगा, कब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कैसे ही करेंगे ना. अगर आपको पैसेज की क्लैरिटी नहीं है तो क्वेश्चंस क्या चेक करें? क्वेश्चन यही तो चेक करें कि स्टूडेंट का कैलिबर कितना था पैसेज को राइटली इंटरप्रेट करने का. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर passage should be clear to us. And how is that going to happen? When we read it carefully, we do not lose our focus, first thing. Second, for specific questions we will go back, right. अगर पूछा कि सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से ऑथर ने क्या इन्फ्रेंस निकाला है, या पूछा कि एक वर्ड दे दिया और कहा कि इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है, या फिर आपसे ये पूछ लिया कि ऑथर ने एक थ्योरी की लिमिटेशंस डिस्कस करी हैं, तो कौन सी तीन थ्योरीज की लिमिटेशंस डिस्कस नहीं करी हैं या करी हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ XYZ थ्योरी, और व्हाट आर द what are the limitations the author has discussed except लगा दिया. So इस तरह के जो questions आते हैं उनके लिए हम वापस जाएंगे, right. बट हमें पता होना चाहिए कि किधर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. वी आर नॉट सपोज टू वॉन्डर, जो हम भटकते हैं ना कि हाँ पढ़ा था, फैमिलियर है, सुना सुना सा लग रहा है, कहीं तो देखा था ये वर्ड. तो जब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग होती है तो हम उलझ जाते हैं. सो दैट्स समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू. And third, the questions which are based on the overall understanding of the text, we should be able to answer those questions. वो तो बहुत ही important है, right. अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आप definitely फंस जाओगे. तो अब ये तो एक important part हो गया. तो हमें ये समझना है कि ये तीन goals passage reading में रखने हैं. दूसरा, हमें question solving पे बहुत focus करना है, because that's our ultimate goal. हमारा ultimate goal क्या है? हमारा ultimate goal है कि हमारे सारे questions correctly solve हो जाए, right. उसके बाद अगर आप हर छोटी डिटेल को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे. ऐसा तो बहुत ही अनड्यू प्रेशर आप अपने ऊपर बिल्ड कर रहे हैं ना कि पूरा पैसेज हमें एक गो में पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाए. सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो अब अचीव कैसे करें? हमने इसके लिए एक स्ट्रैटेजी सीखी. उस स्ट्रैटेजी को हमने कहा कि हम तो ना मैपिंग करेंगे. तो मैपिंग कैसे करेंगे? मैपिंग करने के लिए हमने कहा कि जब भी हम पैसेज पढ़ेंगे तो हम उसके कुछ क्विक नोट्स बना लेंगे, राइट. सो जब हम क्विक नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या गोल्स क्लियर करके हम क्विक नोट्स बनाएंगे. गोल हमारे ये क्लियर करे कि भाई मैपिंग में एक तो हमें ट्रांजिशन वर्ड्स को देखना है. सो ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बहुत डिटेल में समझाया है कि वर्ड्स लाइक येट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, इन पे बहुत ध्यान रखें. इनिशियल लाइंस ऑफ द पैसेज और लास्ट फ्यू लाइंस को बहुत धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें, बिकॉज इनिशियल फ्यू लाइंस है तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, और लास्ट लाइंस पे ऑथर कई बार अपना कंक्लूजन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, राइट. उसके बाद हो सके नहीं, जरूर करना है स्क्रैच पेपर वर्क. हवा में काम ना करें. इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आप सब ओरली
इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो आप क्वांट में भी करते हैं देखिए, पर ये ध्यान रखना है कि हमें मैपिंग करनी है, मतलब ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट लेना है, डिटेल नोट मेकिंग नहीं करनी। मैं ये आपको बार बार रिमाइंडर दे रही हूँ कि डिटेल नोट मेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप डिटेल नोट मेकिंग करने लग गए तो पक्की बात है कि आपका पेपर छूटेगा, पक्की बात है। आई मीन आई कैन साइन इट, राइट इट, दैट यू नो गोइंग टू मिस सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डू नॉट वांट। मैपिंग का एजेंडा ये होता है टू कीप स्टूडेंट मोर इन्वॉल्व, फोकस्ड, राइट। तो आप जैसे मैप ओवरव्यू देता है व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, सिमिलरली हम वही ओवरव्यू एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी पर पैराग्राफ पर लाइन आपको एक या दो इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ में एक या दो की सेंटेंसेस लगते हैं या कोई कीवर्ड्स लगते हैं, प्रॉपर नाउन्स मिलते हैं, डेट्स मिलती हैं, उनको आप नोट कर सकते हो वेरी क्रिस्पली, राइट। जैसे एग्रीकल्चर को AGRI लिख लिया, पूरा एग्रीकल्चर नहीं लिखा। सपोज करिए मार्क जेकब नाम आया तो उसको MJ लिख लिया। सो कीप इट वेरी सिंपल, ससिंक्ट, ब्रीफ, क्रिस्प, राइट। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमने एक डिटेल में क्लास करी भी है मैपिंग की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पैसेज को डील करने के। अब जो आज का एजेंडा है, आज का एजेंडा ये है कि तुमको पता चल जाए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे अब अगर आप सपोज करिए ये मेरा पैराग्राफ है, राइट, और ये मेरे आंसर चॉइसेस हैं। अब आप कितनी बार, मतलब आप जनरली आई एम श्योर ये मिस्टेक करते हैं कि आप पैसेज को मल्टीपल टाइम्स रीड करते हैं, मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जूझते हैं, अच्छी फाइट मारते हैं, और ऑप्शंस में भी आप बहुत मेहनत करते हो। आप सोचते हो A नहीं होगा, B नहीं होगा, फिर आपको पता नहीं क्यों A सही लगने लग जाता है, वापस A पे चले जाते हो, फिर B मार्क करते करते A मार्क कराते हो, वो इनकरेक्ट हो जाता है। ऐसे स्ट्रगल्स आपके हैं, राइट। वो स्ट्रगल्स क्यों हैं? क्योंकि अगर तुमको यही, उसमें क्या दिक्कत हो रही है कि तुमको यहां पर पैराग्राफ पे मेहनत करना बिल्कुल मंजूर है, तुम बड़ा होल हार्टेडली करते हो, ऑप्शंस पे मेहनत करना भी तुमको कोई दिक्कत नहीं आती। तुम कहां पे कमी छोड़ देते हो? तुम क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे कमी छोड़ देते हो। तुम क्वेश्चन ऐसे सुपरफिशियली पढ़ के निकल जाते हो। तुम्हें लगता है वहीं के 3 सेकंड बचाने से तुमने पेपर में ना सारा टाइम मैनेज कर लेना। ये गलती तुम नहीं करोगे, राइट। प्लीज इंश्योर माय डियर स्टूडेंट्स दैट यू डू नॉट डू दिस मिस्टेक। क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस। तो जब तुमको यही नहीं पता कि करना क्या है क्वेश्चन में, तुम करोगे कैसे करेक्टली, राइट। फिर होता क्या है, तुम्हें 2 आंसर चॉइसेस दिखती हैं, दोनों पैसेज से आ रही होती हैं, दोनों टेक्निकली करेक्ट होती हैं, तो तुमको लगता है कि यार ये दोनों सही है, अब मैं क्या करूं। तो आप ये करोगे कि उस चॉइस को पिक करोगे जो क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प कर रही है। सो दैट सॉर्ट ऑफ विजडम, क्लैरिटी विल ओनली कम वंस you are clear with what is the question testing. So in today's class we are going to talk about that what are the types of questions that you can expect to be seen in CLAT and ALET and other law entrance tests. So that's of course one major goal. Question कैसा दिखता है, क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है, इंटेंट क्या है क्वेश्चन का। अगर आपको वो क्लैरिटी हो गई तो आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा, और टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हम जो 2 चॉइसेस में कंफ्यूज होते हैं वो प्रॉब्लम काफी एक्सटेंड तक कंट्रोल हो जाएगी, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट। Also then of course we'll follow it by some questions जहां पे ना पैराग्राफ है ना आंसर चॉइसेस, सिर्फ क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और उसके बाद जो हमारा फेवरेट पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशंस में कि एक प्रीवियस ईयर पैसेज तो करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप मैंने आपको बहुत स्ट्रांगली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि क्वेश्चन पे फोकस जरूर करना है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। मेन आइडिया का क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट। सो आपको क्वेश्चन कैसा दिख सकता है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, या मेन पॉइंट, या कई बार ऑथर प्राइमरी पॉइंट लिख देता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होगा, ये आपके जो वर्ड्स होते हैं ये हो जाते हैं टास्क वर्ड्स। टास्क वर्ड्स भी हो सकते हैं, आप इनको एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हो, राइट। क्या बोलते हो इनको, टास्क वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स। मतलब तुम्हें क्या एक्शन लेना है वो वर्ड्स जो इंडिकेट कर दें इन अ मेन आइडिया क्वेश्चन, दोज आर बेसिकली टास्क वर्ड्स। तो मेन आइडिया में क्या हो गया, मेन आइडिया लिख दिया, आपको मेन पॉइंट बोल दिया, राइट। तो ऑथर का कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सच क्वेश्चन इज कि वो आपसे क्या कन्वे करना चाह रहा है, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन द
passage, right? So that's the main idea question. अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेन आइडिया के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो कैसे होते हैं, वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं. तो हमें हमेशा ये क्लैरिटी लेनी कि जब पैसेज पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है पैसेज में, क्यों हो रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, वो क्लियरली हम हमेशा ध्यान में रखें. बिकॉज फॉर दीज क्वेश्चंस इफ यू गो बैक, मतलब अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली तो गो बैक का मतलब है पूरा पैसेज वापस रीड करना, और उतना टाइम हमारे पास नहीं है, उतनी बैंडविड्थ हमारे पास नहीं है. पूरा पैसेज शुरू से अगेन, आई मीन स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड, इफ यू आर रीडिंग रीडिंग इट इज अ सिन दैट यू आर मेकिंग. वी कांट अफोर्ड दैट, राइट. और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये आंसर चॉइसेस में, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लेना कि आंसर चॉइसेस जो बहुत नैरो होते हैं, यानी पैसेज बहुत ग्रेटर पॉइंट पर डिस्कशन कर रहा है और चॉइस बहुत नैरो दे दी, वो, या जो वैसा वर्सा हो गया कि या बहुत ब्रॉड आंसर चॉइस दे दिया. सपोज एक पैराग्राफ ने कहा कि एक रिफॉर्म आया जहां पे women started contributing effectively financially also, they started becoming independent and they were a part of textile industry, suppose, है ना, और पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्होंने अपने राइट्स के लिए फाइट किया और कैसे सिचुएशंस बेटर बनाई फॉर देमसेल्व्स. अब ये आंसर चॉइस है, पैसेज कुछ ऐसा बात कर रहा है, और एक टेक्स्ट ने दे दिया कि जिन विमेन की हम बात कर रहे हैं उन्होंने तो कंप्लीट रेवोल्यूशन ले आए इन ऑल द इंडस्ट्रीज. तो ये ब्रॉड आंसर चॉइस हो गई. हम तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. तो कोई भी ब्रॉडर आंसर चॉइस को, या जो नैरो आंसर चॉइसेस होती हैं, टू नैरो, सो किसी, ये अगर मेरा आंसर चॉइस है, अगर बहुत नैरो है तो भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, और ब्रॉडर देन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ व्हाट्स द डिस्कशन ऑल अबाउट, वो भी नहीं हो सकता. तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट. तो अगर आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे. अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप फंस जाओगे. और जनरल क्वेश्चंस तो आते ही हैं. अगर आप मुझसे कहो मैम मोटा मोटा 2 कैटेगरीज में आप क्वेश्चंस कैसे डिवाइड करोगे, तो मैं कहूंगी देखो, एक तो आपके पास जनरल क्वेश्चंस हो गए जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे हैं, और एक आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए, राइट. तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां पे पूरे टेक्स्ट पे क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, सम पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट पे क्वेश्चन फ्रेम्ड है, राइट. तो जो भी जनरल क्वेश्चंस है उसके लिए तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो, राइट. मेन आइडिया के बाद हमेशा इनिशियल लाइंस के क्वेश्चन जब कर रहे हैं मेन आइडिया के, तो इनिशियल लाइन ऑफ द पैसेज पे, लास्ट लाइंस ऑफ द पैसेज पे अच्छा फोकस रखिए, अच्छा कंट्रोल रखिए. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन. प्राइमरी पर्पस होता है व्हाई, क्यों ऑथर ने ये पैराग्राफ लिखा है, तो क्यों लिखा है, राइट. व्हाट वाज द गोल, क्या एस्टैब्लिश करना चाहता था. अब ऑफ कोर्स जैसे आपको एक ऐसे लिखते हो, जब सपोज मैंने आपको कहा कि अ चाइल्ड हु इज लेस देन 3 years of age शुड ही बी सेंट टू स्कूल और नॉट, तो आप पहले सोचोगे कि यार मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ या नहीं भेजना चाहती हूँ. तो आप पहले देखोगे कि क्या क्लेम या कंक्लूजन आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग दिस. सो दैट्स द प्राइमरी पर्पस, राइट, द मेन इंटेंट. तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिख सकते हैं. कैसे दिख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन. फंक्शन और पर्पस इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स है, राइट, सिनोनिम्स हो गए, राइट. प्राइमरी की जगह वो मेन फंक्शन भी लिख सकता था, राइट. सो द पैसेज इज प्राइमरीली रिटन इन ऑर्डर टू, तो क्यों लिखा ऑथर ने पैसेज, राइट, क्यों, व्हाई. सो और मे बी ऐसा भी कई बार आ जाता है, द पैसेज इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, राइट. तो इन क्वेश्चंस में आप देखोगे क्वेश्चन पूरा का पूरा पैसेज पे बेस्ड है, यानी सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट या पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, राइट. तो अगर आप देखोगे वो पूरा का पूरा पैसेज है. और टास्क वर्ड क्या है, यानी कि कौन से वर्ड को देखकर आपको पता चला कि आपको इसमें प्राइमरी पर्पस निकालना है, वो प्राइमरीली कंसर्न्ड हो गया. तो ये आपका टास्क वर्ड हो गया. टास्क वर्ड या एक्शन वर्ड भी बोल सकते हो आप, जो आपका मन करे. दिस इज जस्ट टू ब्रिंग सम क्लैरिटी, राइट. सो ये एक्शन वर्ड्स हो गए. एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है. तो द वर्ड्स दैट गिव अस इंडिकेशन दैट व्हाट इज द टास्क एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू परफॉर्म, दोज आर नथिंग बट what action words और task words. subject is the point of discussion, question किस पर based है, right. और question type तो क्या हो गया, primary purpose हो गया, right. so आपकी understanding, आपको ये समझ में आ गया कि goal of author क्या था.
what was the intent, what was the end goal, what was he trying to make you believe, that is nothing but a primary purpose, right? So आपको ये बहुत क्लैरिटी होने की जरूरत है कि स्टूडेंट को आपको ये पता चल गया ना कि ऑथर का इंटेंट क्या था। अगर आप पैसेज को ढंग से समझोगे तभी ये क्लैरिटी आप ले पाओगे, अदरवाइज स्टूडेंट फाइंड दीज क्वेश्चंस टफ टू क्रैक, राइट? तो अब देखते हैं कुछ कॉमन पर्पसेस क्या होते हैं। देखिए फिक्शन के अलावा, क्योंकि फिक्शन में तो ऑथर कैन बी एज इमेजिनेटिव, एज क्रिएटिव एज ही और शी विशेस टू बी, बट अदरवाइज अगर हम डे टू डे डिस्कशंस की बात करें और नॉन फिक्शन की बात करें तो बेसिकली गोल हो सकता है अपना कोई एक पर्सपेक्टिव को ऑडियंस को कन्विंस करवाना कि ऑथर का कोई पर्सपेक्टिव है, कोई थॉट प्रोसेस है, आप कन्विंस हो जाओ उस पर्सपेक्टिव से। जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि खूब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, रीड करो एवरी टाइम आई टेल यू, राइट? एवरी टाइम आई टेल यू स्क्रैच पेपर वर्क करो, वोकैबुलरी पे मेहनत करो, कंसिस्टेंटली काम करो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार ये सब क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं कन्विंस कर पाऊँ आपको कि दैट्स द राइट वे टू डू, राइट? सो सिमिलरली ऐसे ही ऑथर का गोल हो सकता है कुछ पैसेजेस में कि अपने पर्सपेक्टिव से अपने रीडर्स को कन्विंस कर ले वो, राइट? सो दिस कैन बी वन गोल। और गोल क्या हो सकता है? असेस करना या क्रिटिसाइज करना, राइट? सो अगर आपने देखा ना फिल्म के रिव्यूज आते हैं तो अब आजकल तो सबके रिव्यूज आते हैं। देयर वाज रिसेंटली इन बॉम्बे अ ग्रेट सेरेमनी हैपेंड, राइट? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी ने अपना एक कल्चरल सेंटर खोला। सो इन रिव्यूज तो सेंटर के भी आ रहे हैं, रिव्यूज हाउ पीपल और सेलिब्रिटीज वर ड्रेस्ड अप वो भी आ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज या नेगेटिव रिव्यूज। तो वहां पे क्या करना है कि आप बेसिकली क्रिटिसाइज या असेस कर रहे हो सर्टेन एस्पेक्ट को। वो भी हो सकता है कि कोई थ्योरी आई, ऑथर कह रहा है कि ये थ्योरी की लिमिटेशंस हैं या ये थ्योरी की एडवांटेजेस हैं, या एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। तो वो असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, राइट? फिर और क्या हो सकता है? रिव्यू कर सकता है, अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर सकता है, राइट? कोई नई थ्योरी को ऑथर एक्सप्लेन कर सकता है। तो यही तो गोल्स हो सकते हैं। बस आपको ये इस्टेब्लिश करना है कि कौन सा गोल है अपनी लैंग्वेज में, राइट? ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड से मैच करना है, बहुत प्रिम एंड प्रॉपर अमेजिंगली क्राफ्टेड सेंटेंस होना चाहिए, बट इन जनरल यू शुड नो व्हाट द आंसर शुड डू, राइट? सो दीज आर यूजुअल कॉमन पर्पसेस दैट you see, right? So what is author's attitude, tone? This is the next question, very popular, right? Tone questions are popular, are important, right? तो tone का मतलब है how is the author feeling, राइट? सपोज आप एक क्लास में हो और आप क्लास में लेट आए, तो मैंने आपको कहा कि तुम क्लास में लेट आए हो, सब ठीक है, तो टोन कैसे होगी? डिस्कशन की टोन हो गई पॉजिटिव। और मैंने आपको कहा तुम हमेशा क्लास में लेट आते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम? तो द टोन बिकम्स नेगेटिव, राइट? या आप क्लास में लेट आए और मैंने कहा आज तो तुम बड़े जल्दी आ गए, सो द टोन बिकम्स सरकास्टिक, राइट? सो सिमिलरली अगर आप कोई अब्दुल कलाम साहब की बुक पढ़ेंगे, द टोन इज यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक, राइट? सो अगर आप किसी किसी पेट्रियोटिक पर्सन के बारे में लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो इंस्पायरिंग टोन हो जाएगी, राइट? सो वी नीड टू सी टोन डिस्कशन की कैसी है, कि ऑथर का थॉट प्रोसेस क्या था। कई बार पूरे पैसेज की टोन पूछ लेते हैं, कई बार एक स्पेसिफिक लाइन का रेफरेंस देके उसका टोन या वहां पे ऑथर का ओपिनियन क्या था या एटीट्यूड कैसा था, जिससे ऑथर की ट्रू फीलिंग्स रिवील हो जाए। एक्चुअली क्वेश्चन वही टेस्ट कर रहा होता है। तो आपको ये देखना है कि विच वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन व्हेन वी टॉक अबाउट द टोन क्वेश्चंस, राइट? सो अब कई बार स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि मैम ये इतने फैंसी वर्ड्स हैं, अब मुझे ना टोन समझ नहीं आती। तो देखिए टोन तो अगर नहीं समझ में आती, जब आप पैसेज रीड कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में देख लीजिए कि टोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और फिर अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए। आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम है कि टोन समझने आना एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, और जो ऑप्शंस है उनके मीनिंग नहीं पता, ये एक अलग प्रॉब्लम है। दोनों को एक प्रॉब्लम मत बनाइए। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? वापस सुनिए। एक आपको कहा डिस्पैरेजिंग आ गया वर्ड, आपको इसका मतलब नहीं पता, पर ये हो सकता है कि आपको ये पता है कि पैसेज की टोन नेगेटिव है, पर डिस्पैरेजिंग का मतलब नहीं पता था, राइट? तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है? वोकैबुलरी में हमारी प्रॉब्लम है, हमारी टोन अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, राइट? तो आप क्या करोगे? बस टोन पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल आइडेंटिफाई कर लो और अग्रेसिवली एलिमिनेट कर लो। सपोज आपको नेगेटिव लगी तो जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो एलिमिनेट कर दिए, न्यूट्रल वर्ड्स एलिमिनेट कर दिए, राइट? और जो नेगेटिव टर्म होगा
उसको पिक कर लेंगे। तो वोकैबुलरी पे एक्सटेंसिवली आपको काम करना है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली करना है, उसमें तो देयर इज नो सेकेंड थॉट, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं एट टाइम्स कि मैम आप वोकैबुलरी के सेशंस क्यों लेते हो? इसलिए लेने होते हैं, वोकैबुलरी बिल्ड इसलिए करनी होती है क्योंकि आरसीज का एक कॉम्पोनेंट है, राइट। किसी भी लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं, वर्ड्स भी हमें जानने जरूरी है, लैंग्वेज के रूल्स भी जानने जरूरी है, ग्रामर का एस्पेक्ट्स भी पता होने जरूरी है, यूसेज करेक्टली तभी समझ में आती है, राइट। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी टोन के क्वेश्चन करो, डोंट मेक थिंग्स अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड, राइट। 50 टोन्स थोड़ी आप पढ़ने बैठेंगे, राइट। आप क्या करेंगे, उनके मीनिंग्स याद कर लेंगे। और जब पैसेज, अब ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मैं पैसेज पढ़ रही हूं और मुझे एक आंसर प्रिडिक्ट करना है और मेरे दिमाग में एकदम से डिस्पैरेजिंग आ जाए, नहीं आएगा, राइट। एग्जाम के स्ट्रेस में डिस्पैरेजिंग जैसा वर्ड प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बट ऑफ कोर्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सी वेदर द टोन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इतना हम आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एडिशनली be watchful of how the author is communicating the emotions or how he or she is feeling while she is writing the article, right? So ये हो गया हमारा टोन का क्वेश्चन। अब हमारा आता है स्ट्रक्चर या सीक्वेंस, मतलब ऑथर ने पैसेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया, राइट। अब जैसे अगर आपको याद हो, हमने कुछ एक प्रीवियस क्लास में एक पैसेज पढ़ा था जिसमें हमने एक स्पीचेस की बात करी थी। तो क्लैट 2022 का पैसेज हमने सॉल्व किया था, वीडियो में होगा। तो वहां पे ग्रेट स्पीचेस की बात हो रही थी। तो ऑथर ने पहले पैराग्राफ में कहा कि कैसे स्पीचेस बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं, फिर उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दे दिए स्पीचेस के। तो स्ट्रक्चर क्या था, कैसे ऑथर ने पैसेज को क्रिएट किया, कंस्ट्रक्ट किया, राइट। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। ऐसे एक हमने एक प्रीवियस ईयर पैसेज ये भी करा था जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लोगों को पोस्टोमसली रिकॉग्निशन मिलता है। तो उन्होंने एक हंगेरियन डॉक्टर का नाम लिया, फिर एक वैन वेलियट गॉग एक आर्टिस्ट थे उनका नाम लिया, फ्रांस काफ्का एक राइटर थे उनका नाम लिया। तो अपने क्लेम को सब्सटैंशिएट करने के लिए ऑथर ने एग्जांपल्स लिए। तो आइडियाज कैसे फ्लो कर रहे हैं इन द पैसेज, दैट सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इज व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर और सीक्वेंस क्वेश्चन। सो यू शुड नो, आता है क्वेश्चन तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं आया तो स्टिल फॉर पैसेज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू नो हाउ आइडियाज आर फ्लोइंग, राइट। सो ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं। तो इनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे हम पैसेजेस को बहुत रीड करते जाएंगे, हमारा कंट्रोल पैसेज को लेकर स्ट्रांग होता जाएगा। सो एवरी टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग मोर पैसेजेस, जस्ट इंश्योर दैट आर यू गेटिंग बेटर, आर यू फीलिंग मोर इन कंट्रोल ऑफ द डिस्कशन, राइट। तो अगर आपको और एंड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस can be obtained for some after practicing 5 passages, for some after practicing 10, for some after practicing 20. प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको अगर 20 की जरूरत है ना, आप 5 के बाद हार मान जाते हो। That's what you are not supposed to do, right? तो ये कभी नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा, सबसे हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। सब एवरीबडी इफ यू पुटिंग द एफर्ट, अगर आप घर से कार लेकर निकले तो आप डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे इफ यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ। That is fine, right? तभी तो हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। So always take this suggestion and this advice that you keep pushing yourself, right? You will get better eventually. It will happen, right? ऐसा नहीं होगा कि आपने 50 पैसेज कर लिया और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। वो तब होता है जब एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे, you will see the improvement. Don't give up. Don't give up too early, right? Rather don't give up ever, right? चलिए, अब इन्फ्रेंस तो बड़ा पॉपुलर कैटेगरी है। इन्फ्रेंस इंप्लाइज ऑथर यूज कर सकता है, राइट, व्हाट इज सजेस्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, अ लॉजिकल कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। तो ऑथर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, उसके बेसिस पे आप क्या लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हो, वो क्या हो गया, आपका इन्फ्रेंस हो गया, राइट, डिडक्शन हो गया। आप क्या इन्फर कर रहे हो इस पैराग्राफ से, क्या डिड्यूस कर रहे हो। अब सपोज करिए आपकी क्लास चल रही है और एक स्टूडेंट आ जाए क्लास में एंड ही इज ऑल वेट, तो आप इमीडिएटली कह दोगे यार बाहर बारिश हो रही होगी। ये इन्फ्रेंस नहीं है, ये अजम्पशन है, राइट। हो सकता है उसके ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट है, बट दिस इज something which is very, you have to have a different thought process, but you need to understand until and unless it can be verified from the text, it cannot be the right answer. So inference के लिए ऐसा भी मैंने आपको पहले एक बार कहा था कि strictly evidence based reading है reading comprehension. Evidence based reading मतलब answer has to be supported from the text, should be, must be,
राइट। सो आपका आंसर टेक्स्ट से डेफिनेटली सपोर्ट होना चाहिए आरसीज में, तभी तो हम कहते हैं कि आरसीज बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर आपके पास टेक्स्ट में ही, और जो टेक्स्ट से सपोर्ट हो रहा है वही करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट। तो कैसा कैसे देख सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मस्ट बी ट्रू, लाइक आई सेड इट शुड बी ट्रू, राइट। उसके बाद व्हाट कैन बी इम्प्लाइड, राइट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, ये कुछ आपके एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में दिखेंगे, राइट। पर आपको ये अच्छे से समझना है कि इन्फ्रेंस का मतलब है एक लॉजिकल कंक्लूजन जो आप ड्रॉ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक पर्पस, अब देखिए हमने एक पहले प्राइमरी पर्पस पढ़ा था, तो प्राइमरी पर्पस क्या है कि पूरा ऑथर ने पूरा पैसेज क्यों लिखा, सो इट्स बेस्ड ऑन द एंटायर पैसेज। स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है ऑथर ने कोई एग्जाम्पल दिया, किसी साइंटिस्ट का नाम लिया, कोई ईयर को मेंशन करा, किसी थ्योरी को मेंशन करा, ये क्यों करा, राइट। तो in specific purpose you are not supposed to deal with the entire passage but some information which is offered in the passage to answer the question, right. So that's what the question tests, that you know some example has been given, any term, any name of the country, any statement, and why is it. So task words बड़े similar होते हैं, but आपको ये ध्यान रखना है कि अगर primary purpose का question है तो जो subject या point of discussion है वो पूरा passage होता है, जबकि specific purpose में पूरा passage नहीं होगा आपका point of discussion, right. So you need to identify the reasoning where the author is giving some examples, opinions, you know, proper nouns. Why is the author doing it? It would depend on the nature of the question, right. चलिए अब नेक्स्ट क्या है, रिट्रीवल। रिट्रीवल भी बड़ा पॉपुलर, रिट्रीवल को हम फेच क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, राइट। फेच क्वेश्चन, फेच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है टेक्स्ट में, आपसे पूछा कि ये इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लॉ में ऑथर ने क्या कहा है, तो आपने वो इंफॉर्मेशन उठाई और क्वेश्चन को आंसर कर दिया। यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है दैट द करेक्ट आंसर विल बी पैराफ्रेज्ड। पैराफ्रेजिंग समझते हैं, मतलब टेक्सचुअल नहीं होगा, जितना आपको लगेगा ना तो पढ़ा हुआ देखा सा उतना आंसर के इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। पैराफ्रेजिंग का मतलब है यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन, यू नो, पुटिंग द आंसर इन डिफरेंट वर्ड सो दैट इट इज, you know, it becomes at times slightly confusing, student को लगता है कि ये चल क्या रहा है। so it's very very important to realize this कि paraphrasing होगी आंसर की। paraphrasing मतलब the idea is put together in different words, so that's usually the correct answer, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऐसा कोई क्वेश्चन देख सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आपने एक्सेप्ट, नॉट, लीस्ट ऐसे वर्ड्स को मिस कर दिया, हो जाता है, क्योंकि ये देख रहे हो आप ये सारा स्मॉल में, ये कैपिटल में आ गया, तो एकदम से माइंड ना मिस कर जाता है ऐसे वर्ड्स को। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर, फोकस्ड हियर, दैट एंड दैट इज द रीजन आई से क्वेश्चन मत मिस करिए, क्योंकि कहाँ खेल ही सारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को लेकर आप यू नो थोड़े भी लेड बैक हो गए, यू आर गोइंग टू सी योर एक्यूरेसी बीइंग affected in the wrong way, right, in a negative way. So ये देखिए ऐसा भी देख सकता है, according to the author which are the conditions discussed for the survival of apes. So according to the author मतलब author ने बोला है और ऐसा पैराग्राफ में conditions होंगी जहां पे survival of apes की बात हो रही होगी, आपको देखना है कौन सा पॉइंट मेंशन्ड है। तो बहुत आसान है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है तो आपको पता चल रहा है पैसेज में कैसे आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप वहां पे जा रहे हो जहां से आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो कंफ्यूजन होगा कहाँ आप दो चॉइसेस में फंसोगे। दो चॉइसेस में तब फंसते हो जब क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं है, पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वीक है। वो तो हम सारे रूल आउट करते जा रहे हैं बाय नोइंग द राइट स्ट्रैटेजीज। ऑफ कोर्स राइट स्ट्रैटेजीज आना इज इजी, बट उनको अप्लाई करके you make it standardized for all your passages. This is time consuming, this requires effort, practice, right, sustained efforts. जैसे एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द टर्म मेंशन्ड बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब सोशल फिनोमेना, तो कोई टर्म मेंशन करी है टेक्स्ट में, बस आपको वो टर्म को फेच करना है, उठा के पकड़ के ले आना है। पैराफ्रेज ऑप्शन मिलता जुलता सा टेक्स्ट की लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करके एक ऑप्शन होगा, उसको पिक कर लेना है, राइट। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिट्रीवल क्वेश्चंस, राइट। सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि रिट्रीवल क्वेश्चंस क्या होते हैं। अब वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ये पॉपुलर हैं, तो यहाँ पर
कई स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि मैम वोकैब के क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, तो वोकैब बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की एक डिटेल वीडियो बनाई है, राइट? आपने देखी है, बहुत बढ़िया, नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए, और आपको वापस एक बार रिवाइज करनी है वो वीडियो को तो देख लीजिए, उसमें क्रिएटिव तरीके हैं, और ऐसे भी हम बहुत सारे लेक्चर्स कर रहे हैं वोकैबलरी बिल्डिंग के। आप भी अपने एंड से एफर्ट करते रहिए वोकैबलरी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि देखिए दोनों ही चीजें, एक तो ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस में कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आना जरूरी है कि हाउ वाज द टेक्स्ट, आई मीन हाउ द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द गिवन डिस्कशन, और दूसरा यू नीड टू नो द वर्ड्स। ये तो मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि वर्ड्स का आना जरूरी है, राइट? वोकैबलरी पे काम करना जरूरी है, यू कैन नॉट डू विदाउट इट। तो आपसे वर्ड पूछ लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट? या इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं तो कौन से पॉसिबल ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? या इसका क्लोजेस्ट मैच कौन सा होगा, या इसका इस वर्ड से लीस्ट लाइकली कौन सा वर्ड आप पिक करोगे एज एन आंसर। सो देयर कैन बी वेरियस वेज टू पुट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ वोकैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, बट यू नीड टू नो। अभी ये भी शक्तिमान या सुपरमैन मत बनिए कि वर्ड देखा मतलब पता है तुरंत पिक कर लिया, राइट? ये वाला एग्जाम्पल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देती हूँ कि सपोज करिए कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट? क्वेश्चन सिंपल सा आया, आपसे पूछा व्हाट डज द वर्ड रेस्ट मीन्स, आपने कहा वो इतना सिंपल क्वेश्चन मैं तो 2 सेकेंड में कर लूंगी, रिलैक्सिंग देखा मार्क कर लिया, राइट? अब किसी ने देखा है रिमेनिंग, उसने रिमेनिंग मार्क कर लिया। पर अगर आप टेक्स्ट पे गए तो टेक्स्ट ने तो ऐसा लिखा था कि द रिसर्च वॉज resting on whatever be the sentence। तो यहाँ resting on का मतलब डिपेंडिंग है, तो एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल होते हैं, राइट? सो आपको जब भी वोकैब लर्न करनी है मल्टीपल मीनिंग्स देखिए। तो कई बार स्टूडेंट्स बहुत आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप में क्यों फंसते हैं? क्योंकि बहुत जल्दबाजी होती भी है। वो आप एग्जाम का प्रेशर, अगर आप एक, मेरे को तो कोई एग्जाम का प्रेशर ही फील नहीं होगा, सबको फील होता है, राइट? एनीबडी एंड एवरीबडी इज गोइंग फॉर एग्जाम वुड फील सम प्रेशर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जितने मॉक्स देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो प्रेशर कम होता जाएगा। बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, एंड यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट द एग्जाम। सम नर्वसनेस should come when you are going for the paper, right? But इतनी strong हो जाए कि आपको overwhelm कर जाए, वो आप preparation से control में करोगे, right? तो एग्जाम का प्रेशर है, क्लॉक इज टिकिंग, आप टेक्स्ट भी पहली बार पढ़ रहे हो, इंग्लिश पहला सेक्शन है, तो डिफिकल्टी तो होती है, बट आप कैसे कंट्रोल करोगे, यही आर्ट है, और यही आपकी प्रेपरेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है, राइट? सो प्लीज इंश्योर दैट यू गो थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ड बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब आप कम देखा हुआ होता है, नया वर्ड होता है, आप कॉन्टेक्स्ट में जाओगे, अग्रेसिवली एलिमिनेट करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट? सो बोथ द सिचुएशंस कैन come, but in both the situations you have to be very calm and have the right approach while dealing with the question, right? तो फिगर्स ऑफ स्पीच तो हमने पढ़े भी हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि ऑथर ने एक सेंटेंस में आपसे पूछा कि इसमें मेटाफर यूज हुआ है, सिमिली यूज हुई है, या ओनोमोटोपिया यूज हुआ है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच ऑथर ने यूज किया है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, राइट? सो आपको यहाँ पर तो फिर फिगर्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, तो इसकी भी हमने क्लास ली है, सो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो ये तो इट्स नॉलेज, यू नीड टू नो, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कौन सा क्वेश्चन क्या टेस्ट करना चाह रहा है। जैसे अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले आपका मेन आइडिया है, तो मेन आइडिया देख रहा है कि स्टूडेंट को पता है क्या व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। फिर प्राइमरी पर्पस क्या हो गया, व्हाई। टोन हो गया, हाउ। स्ट्रक्चर भी क्या है, स्ट्रक्चर इज अगेन हाउ द पैसेज हैज बीन क्रिएटेड। फिर उसके बाद रिट्रीवल क्या है, रिट्रीवल में आपने इंफॉर्मेशन को फेच किया। वोकैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट में आपने मीनिंग ट्रेस किया वर्ड का। फिगर ऑफ स्पीच में तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द कॉन्सेप्ट, राइट? उसके बाद इन्फ्रेंस है, आप लॉजिकली क्या कंक्लूड कर सकते हो, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड। और कौन सा क्वेश्चन टाइप था, और एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल को मेंशन करके ऑथर ने पूछ लिया कि ये क्यों डिस्कस किया है, right? So these are the questions that you can usually see appearing in CLAT, AILET and other law entrance tests, and we have to be, once you are clear with how the questions look like, what they are testing, तो of course आप better awareness के साथ questions को attempt करते हो, आप ज़्यादा confident होते हो, और वही objective है, right? चलिए अब क्या करेंगे हम,
हम एक छोटी सी ड्रिल कर लेते हैं। हम ये क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। पैसेज नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द पैसेज। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज क्या है, राइट। तो ये इसने क्या पूछा आपसे, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, कि कैसे आइडियाज फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, द ऑथर साइट्स रॉबिन्सन्स अप्रूवल टू द मेसोपोटामियन लॉ इन ऑर्डर टू। तो ऑथर ने ये अप्रूवल क्यों मेंशन करा, तो ये क्या हो गया, इन ऑर्डर टू टास्क वर्ड हो गया आपका। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, स्पेसिफिक पर्पस क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, स्पेसिफिक पर्पस क्वेश्चन। अब देखो, द पैसेज प्राइमरी पॉइंट इज, मतलब मेन आइडिया क्या है डिस्कशन का, राइट। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर कॉजेज ऑफ एल्ज़ामायर आर, तो यानी कि ये रिट्रीव है। अब रिट्रीवल का क्वेश्चन है, फेच किया आपने इंफॉर्मेशन को, सो यू आर रिट्रीविंग द डेटा, यू आर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग इट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, मतलब प्राइमरी पर्पज है। प्राइमरी पर्पज मतलब ऑथर ने पैसेज क्यों लिखा है, व्हाट इज द पॉइंट दैट ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, व्हाई हैज ही रिटन द पैसेज, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द क्लेम द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक, व्हाट इज द कंक्लूजन ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, राइट। सो दैट्स अ प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन, ठीक है। The author's attitude towards the elite socialists described in the third paragraph can be best expressed. So author's attitude मतलब क्या हो गया, tone क्या है, opinion क्या है, right? How is he feeling while he is talking about the elite socialists that has been described in the third paragraph, right? तो ये specific question हो गया। tone पूरे passage की नहीं पूछ रहे, but certain place where the discussion has happened वहां पर पूछ रहे हैं, right? चलिए अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैसेज करते हैं। क्लैट 2023 का पहला पैसेज है ये, राइट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट, इट शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मजा आएगा, आपको डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा। मेरे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पैसेजेस कराना इज समथिंग आई रियली लाइक, क्योंकि आपको एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप अलाइंड हो जाते हो कि आपको कितनी प्रेप की जरूरत है। कई बार हमको लगता है बहुत डिफिकल्ट पैसेजेस आएंगे, पैसेज देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो आसान है, ये तो डूएबल है, राइट। कई बार हमको लगता है कि बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है तो हमें लगता है कि अभी तो हमें और मेहनत की जरूरत है, तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। चलिए करके देखते हैं। I grew up in a small town not far from Kalimpong. So this is the name of a place. So एक person is telling the story, right? In pre-liberalization India, everything arrived late, not just material things but also ideas. So he is talking about this fellow is living in a place called Kalimpong and things arrived late. इस point को ऑथर ने बिगिन किया है टू स्टार्ट विद द पैसेज। अब देखिए, मैगजीन्स, ओल्ड कॉपीज ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट एंड नेशनल ज्योग्राफिक अराइव्ड लेट टू। सो व्हाट हैज कम लेट, मैंने लिख दिया व्हाट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या लेट आया था, तो मे बी आप इस लाइन पे जाओगे, आप कहोगे रीडर्स डाइजेस्ट लेट आई थी, नेशनल ज्योग्राफिक आया था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम पैसेज सॉल्व कर रहे हो ना, तो हम साथ साथ ये सोचते रहें कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इस लाइन पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो इन दैट वे यू विल बी मोर इन्वॉल्व्ड इन द रीडिंग प्रोसेस, राइट। सो आफ्टर द न्यूज हैड बिकम स्टेल, स्टेल मतलब बासी हो जाना, पुराना हो जाना, राइट, बाय मंथ्स और ऑफन ईयर्स, दिस टेम्पोरल गैप, टेम्पोरल इज टाइम गैप, टर्न्ड जर्नलिज्म इनटू लिटरेचर। सो इसका आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट या आउटकम क्या हुआ। तो ऑथर ने कैसे स्टार्ट किया है कि मैं एक स्मॉल टाउन में रहते था, दैट वाज नॉट फ्रॉम दिस प्लेस कालिम्पोंग, और प्री लिबरलाइजेशन इंडिया में यहाँ पे सब लेट आ रहा था। फिर उसने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए कि क्या क्या लेट आ रहा था, और फिर उसने कहा कि इसका इवेंचुअल आउटकम क्या हुआ कि जर्नलिज्म लिटरेचर में हो गया। मतलब जो रीसेंट न्यूज थी आप बाद में पढ़ रहे हो, तो वो ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम जर्नलिज्म, उसका फ्लेवर क्या हो गया, अब लिटरेचर का हो गया। न्यूज इनटू लेजेंड मतलब समथिंग दैट हैज हैपेंड, और हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू समथिंग एकिन मींस सिमिलर।
टू प्लॉटलेस स्टोरीज। तो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस लूज हो गया, राइट। सो आप ये लिख सकते हो लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस हो रहा है, लॉस ऑफ इंपॉर्टेंस हो रहा है, या व्हाट इज द गैप दैट इज कमिंग, राइट। आउटपुट क्या हुआ कि सब कुछ डिले पहुंच रहा था, तो उसका रिजल्ट क्या आया, राइट। अब आप चाहो तो ये लिख दो अराइव लेट, व्हाट अराइव लेट एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द आउटकम, व्हाट हैपेंड, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू सम मैपिंग, राइट। तो आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कुछ बहुत ही क्रिस्प और क्विक मैपिंग कर सकते हो। बट लाइक दोज हु न्यू नो अदर लाइफ वी एक्सेप्टेड थिंग्स एज द नॉर्म। चलिए अब आगे क्या हो रहा है। द डर्थ, डर्थ होता है कमी होना, स्केर्सिटी, lack of reading material in towns and villages in socialist India is hard to imagine and it produced two categories of people। तो कह रहे हैं कि अब क्योंकि कमी थी रीडिंग मटेरियल की तो दो कैटेगरीज ऑफ पीपल, सो यहाँ पे लिख दो टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। ऑथर क्या कह रहा है, दो कैटेगरीज ऑफ पीपल की बात कर रहा है। तो कौन कौन से हैं कि दोज हु स्टॉप्ड रीडिंग आफ्टर स्कूल और कॉलेज। तो कैटेगरी 1, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो हम इधर कह सकते हैं कि भाई एक कैटेगरी, हम सेकंड पेज पे चले जाएंगे, आपके साथ तो क्या होगा, स्क्रीन स्प्लिट होगी इन 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे अगर आपका आरसी है तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि भाई यहाँ पर इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो उसमें क्या हुआ, एक तो जिन्होंने स्कूल और कॉलेज के बाद पढ़ना ही बंद कर दिया, सो दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी। मैं डिटेलिंग मत करो, बस 1 लिख दो, राइट। और सेकेंड, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। कई बार क्या होता है कि ऑथर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको सुपरफ्लुअस लगती है, रिडंडेंट लगती है, या उसको ऐड करना होता है पर ओवरऑल फ्लो ऑफ आइडियाज में बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होता, उसको लॉन्ग डैश से सराउंड कर देते हैं। कॉमा से भी सराउंड करने का ट्रेंड है, राइट। तो देखिए, हु रीड एनीथिंग दे कुड फाइंड। तो 2 तरीके के लोग हुए, एक तो जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और एक सब कुछ पढ़ने लग गया जो उनको मिलने लग गया, राइट। सो व्हाट आर दोस 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल लिख दिया, आप इस पैराग्राफ पे आओगे और अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है, अगर आप रिटेन कर पा रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, फाइन। बट आपको डाउट आता है, आपको कंफ्यूजन होता है, सो यू कैन ऑलवेज कम बैक। बट ये क्योंकि आपने लिख लिया 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल है, तो आपको पता है कहां पर वापस आके मुझे मेरा आंसर मिलेगा, राइट। चलिए, तो अब क्या हुआ, आई रेड रोड साइंस विद इंथुजियाज्म दैट अटैचेस टू रीडिंग थ्रिलर्स। तो ये जो पर्सन है इसने कहा कि ये रोड साइन भी पढ़ रहा था, राइट। व्हेन द आइटरेंट कबाड़ी वाला कलेक्टर ऑफ पेपर्स। तो देखिए, ये अब कबाड़ी वाला कलेक्टर ऑफ पेपर से सराउंड कर दिया कि अगर इन केस किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो इधर जाके आंसर को फेच कर सकता है कि मतलब कबाड़ी वाला है क्या। तो when the itinerant kabadiwala, collector of papers, magazines and rejected things visited our neighborhood, I rushed to the house where he was doing businesses। तो जो स्पीकर हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो रश कर रहे हैं जब कबाड़ी वाला आ रहा है। सो यहाँ पे कबाड़ी वाला का मेंशन हो गया है। सो कबाड़ी वाला, the narrator, the speaker or the author rushed, तो I will say the speaker rushed, writer, speaker या जो आए जिसको रेफर कर रहा है वो कबाड़ी वाला के पास चला जाता था, यू नो कबाड़ी वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही बॉट थिंग्स एट अनइमेजिनेबली लो प्राइसेस from those who would stopped having any use for them and I rummaged through his sacks of old magazines। तो क्या करते थे वो, खंगाल लेते थे, निकालते थे उसके पास ओल्ड, of course you know कबाड़ी वाला, I need not to explain you this। पर वो क्या करते थे, वो सारी उनमें से used to find out the उसका जो सैक मतलब जो थैला होता था उसमें ये जो स्पीकर है या ये जो आए जिनको रेफर कर रहा है ऑथर है, ये क्या करते थे, निकाल लेते थे मैगजीन्स में से, यूज्ड टू गो थ्रू इट, यूज्ड टू फाइंड आउट कि भाई कौन कौन सी मैगजीन्स है। Sometimes on days when business was good, he allowed me a couple of copies of Sports World magazine for free। तो ये कबाड़ी वाला और ऑथर का इंटरैक्शन है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि अब व्हाट लिख दिया कि क्या करता है या इंटरैक्शन है या हाउ द ऑथर वाज डीलिंग विद द कबाड़ी वाला, डीलिंग, आप जैसे भी आपको क्लिक करता है, जैसे आपको समझ में आता है, आप वो वर्ड वहां पर लिख सकते हो, राइट। सोचो मत, खोजो मत कि बहुत अप्रोप्रिएट बेस्ट वर्ड लिखना है, आपको वो लिखना है जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है। ये सिर्फ आपके लिए, दिस इज you are getting no marks, scratch paper is done so that you get clarity, you feel more comfortable, right। so अब उसने क्या किया, तो यस ही, तो कभी भी कबाड़ी वाला आता था तो
जब लोग उसको अपना पुराना सामान बेचते थे, नेबरहुड में आता था, तो ऑथर क्या करती थे कि वो उनके सैक्स में से ओल्ड मैगजीन्स देखते थे, और जब कबाड़ी वाला का बिजनेस अच्छा होता था तो कुछ स्पोर्ट्स मैगजीन्स भी ऑथर को दे देते थे विदाउट मनी, राइट? So what then the author used to do? I would run home and, ignoring my mother's scolding, plunge right in, consuming news about India's victory in the Benson and Hedges Cup. तो कह रहे हैं कि क्योंकि तो पुरानी ओल्ड मैगजीन्स होती थी, पर क्योंकि उन्होंने कहा ना कि दो तरीके के लोग, एक तो पढ़ना छोड़ देते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, फिर उन्होंने कहा कि रोड साइंस पढ़ रहे थे, तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर ऑथर वो ओल्ड मैगजीन्स लेते थे, यूज्ड टू रश बैक, और क्या करते थे वो टेक अ प्लंज इन, दैट मींस एंजॉय रीडिंग, डिस्पाइट कि उनकी मम्मी उनको स्कोल्ड करती थी. सो कबाड़ी वाला इंटरैक्शन एंड व्हाट ही डिड विद द ओल्ड मैगजीन्स, द एंटायर पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट इट, राइट? सो यू कैन डू सम क्रिस्प नोट मेकिंग. देखिए हम बहुत ही क्रिस्प रख रहे हैं, ये बार बार मैं पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ कि बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहे, जस्ट डन टू एन एक्सटेंट कि आप इन अ क्विक वे लिख दो कि आपको क्या समझ में आ रहा है. So 2 takeaways from these experiences have marked my understanding of the provincial reader's life. तो उनके क्या 2 takeaways हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कौन से टेक अवेज हैं, आप यहाँ पर आ जाना, यूल गेट द आंसर. या 2 टाइप्स ऑफ पीपल हैं, वो कौन से 2 लोग थे? एक तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ना छोड़ दिया, एक जो सब कुछ पढ़ रहे थे, राइट? सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. यू कैन कम बैक टू द टेक्स्ट इन केस देयर इज एनी कंफ्यूजन, बट कैच इज कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आना है. अगर आप भटक रहे हो, हाँ पढ़ा था, देखा था, ढूंढ रहे हो, उलझ रहे हो, दैट स्पॉइल्स द डिफीट्स द एंटायर पर्पस, राइट? चलिए. So 2 takeaways from these experiences have marked my understanding of the provincial reader's life. The sense of belatedness. आप बोलते हो ना belated happy birthday, तो उसी से word है belatedness. मतलब of everything coming late and the desire for pleasure in language. तो belatedness क्या है कि सब लेट आ रहा है. Speaking of belatedness, तो यहाँ पर ऑथर ने belatedness को explain किया है, right? So the awareness of having been born at wrong time in the history, of inventing things had already been discovered elsewhere, far away without our knowledge or cooperation, is a moment of epiphany and deep sadness. Epiphany is realization, राइट? तो यहाँ पर बोल रहे हैं, मतलब आप देख ना कितना दुख है ना इन द वे द ऑथर इज सेइंग कि जो बिलेटेडनेस हो रही थी उसका आउटकम क्या हो रहा था, उनको क्या अवेयरनेस थी कि भाई वो गलत टाइम पे हिस्ट्री पे आ गए, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ ही लेट पहुंच रहा था, और उनको वो चीजें इन्वेंट कर रहे थे तो पहले ही कहीं किसी ने डिस्कवर कर ली थी, या जहाँ पे उनका ना कोऑपरेशन लिया, जहाँ उनको ना अवेयर है, जहाँ उनको कुछ नॉलेज नहीं है, और ये उनको बहुत ही दिस सेंस ऑफ बिलेटेडनेस ऑथर को क्या लेकर आता था? एपिफनी ये रियलाइजेशन और डीप सैडनेस, राइट? चलिए आगे देखते हैं. आई रिमेंबर अ प्रोफेसर, फिर उसने एक इंसिडेंट मेंशन किया, ऑथर ने एक इंसिडेंट मेंशन कर रहे हैं. आई रिमेंबर अ प्रोफेसर चोक्ड वॉइस. चोक्ड होता है जब गला भर जाता है ना, यू आर ऑलमोस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ क्राइंग, एंड you can't speak because you are so overwhelmed with emotions, or you're on the verge of crying. That's what we mean choked. Narrating matlab sharing, explaining, telling how all the arguments he had made in his doctoral dissertation. ये PhD करते हैं जब लोग, तो तब एक dissertation होती है. Written over many years of hard work, for there indeed was a time when PhDs were written over decades. Had suddenly come to naught after he had discovered the work of C.W.E. Bixby. उन्होंने बहुत काम किया और बाद में realize हुआ कि उन्होंने पढ़ाई की, काम तो हुआ है. This I realized as I grew older was one of the characteristics of provincial life. So this was one of the characteristics, a negative experience incident of the professor, कि जहाँ पे उन्होंने बहुत काम कर लिया और बाद में उसको acceptance नहीं मिली, right? क्योंकि हो चुका था वो. That the usual males were saying trite things with the confidence of someone declaring them for the first time. So trite is something which is overly common. ठीक है, overly common होता है trite. So yeah, so I therefore, transitions पे ध्यान देंगे. I therefore grew up surrounded by would-be Newtons who claimed to have discovered gravity again, right? So क्योंकि they were like, as the author is saying, कि
सब कुछ लेट ही आ रहा था जहां पर वो थे, तो अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को. सो दैट इज द रीजन. अगेन ब्रैकेट में लिखा, there's a deep sense of tragedy attending this sort of a thing, the sad embarrassment of always arriving after the party is over. राइट, दुनिया सब कुछ देख चुकी और इनको इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उनको लगता था कि एक एम्बैरसमेंट है. दे यूज्ड टू फील दैट गिल्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग टू देम इज दैट दे आर अराइविंग टू द पार्टी व्हेन एवरीथिंग इज ओवर. मतलब पीपल हैव रियली टॉक्ड अबाउट इट, डिस्कस्ड अबाउट इट, सब कुछ हो गया और अब हम उसके बारे में जान रहे हैं. So this is how the author is creating a sort of analogy here. And there's a harsh word for that sense of belatedness. Dated, मतलब dated होता है ना, आप पुराने हो गए हो. belatedness का इन्होंने एक और word दे दिया dated. तो हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पर इमर्ज करके आ जाए. What rescues? Rescues is saves. Rescue का मतलब क्या होता है? सेव करना. Saves is unpredictability of these anachronistic. क्रोन रूट जो होती है ना वो टाइम के लिए होती है. Anachronistic is when there is some disturbance in time factor. Discoveries, the randomness and haphazardness. Haphazardness is ulja bulja, involved in mapping connections among thoughts and ideas in a way that has not yet been professionalized, right? So see how nicely the ideas are flowing. So आप अपने हिसाब से what is important, वो मैं बार बार ये कहती हूँ कि it's very very important कि आप decipher कर लें कि आपके लिए क्या important है, आपको जो important लग रहा है वो ही exactly आप note down करें, right? And every time you will get better. आपको you will be able to fine tune yourself. You will be able to align well with the main goal and objective with every practice, right? So हमारा passage अब total control में आ गया. हमें पता है कि क्या बात हो रही है, कि कैसे ये एक author कालिम्पोंग के पास के एक टाउन में रहते थे. सब कुछ इन पे लेट आता था, सब कुछ लेट आता था. तो कैसे इनका इंटरेक्शन हुआ कबाड़ी वाला से, कैसे लोग हुए ऐसे कुछ तो जिन्होंने रीडिंग छोड़ दी, ऐसे जो कुछ भी पढ़ लेते थे. फिर कैसे ये कबाड़ी वाला से बड़ी एक्साइटेड होकर बुक्स लेकर आती थी, वो इनकाउंटर को डिस्कस किया, राइट? उसके बाद क्या डिस्कस किया इन्होंने कि ये क्या सेंस ऑफ बिलेटेडनेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. फिर एक अपने प्रोफेसर का एक इंसिडेंट कोट किया ऑथर ने, राइट? सो दैट्स व्हाट द डिस्कशन इज ऑल अबाउट, कि हाउ उनको ये फीलिंग आती है कि दे हैव रीच्ड टू अ पार्टी. एम्बैरेसमेंट है दैट एवरीथिंग इज ओवर एंड नाउ दे आर रीचिंग टू अ पार्टी, राइट? सो नाउ वी नो व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट. पैसेज आपको क्लियर हो गया. अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो वॉट यूज वॉज द कबाड़ी वाला वेस्ट पिकर टू द ऑथर. तो ऑथर क्या करते, जैसे कबाड़ी वाला आता था उनसे बुक्स ले लेते थे, इंटरेस्ट होता था. बॉट अप ऑल हर मैगजीन्स. नो, कबाड़ी वाला स्टॉक ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स वर ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, वो एक्चुअली वो कहते हैं ना, ही वो यूज टू ओपन द सैक एंड यूज टू लुक फॉर द बुक्स. पॉसिबली दिस कैन बी द आंसर. कबाड़ी वाला द कबाड़ी वाला वॉज अबाउट टू स्टील. स्टील नहीं करता था भाई कबाड़ी वाला, क्यों स्टील करेगा, राइट? द ऑथर ऑर्डर्ड बुक्स ऑनलाइन. तो वो तो बेचारे बुक्स नहीं पहुंच रही, ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करेंगे, राइट? सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज? इट विल बी चॉइस बी. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. What according to the author is essential about the experience of being a provincial leader? तो belatedness in the sense of coming late for everything, over eagerness, accepting a temporal gap between what was current in the wider world and the time which at the time at which these arrived in the provincial location. Of course यही तो realization हो गई थी author को, right? So बड़ा clear सा answer है, C will be the answer. Why did the author feel a sense of epiphany and deep sadness? Because the things that felt special and unique to the author were already established and accepted thought in the wider world. Yes, possibly. The author was less well read. No, we can't say, because the author missed being in a big city, not explicitly mentioned. So all of the above भी नहीं हो सकता. The correct answer is going to be A for this question, right? चलिए अब next देखते हैं. What does the word anachronistic as used in the passage means? तो anachronistic last line में था. आप वापस जाओ, line को read करो, get better clarity. So like I did tell you that crone root is for time, right? So rooted in non-urban setting, no. Related to a more usual area, no.
connected with another time, yes. Opposed to prevailing sensibility is no. So the correct answer is going to be C for this particular question, right? चलिए देखिए कितना आसान questions हैं, passage भी आसान है, बहुत difficult नहीं है, बहुत ही doable है. अब एक question तो आप homework लेंगे, so this question is your homework, right? Do put it in the comment section that what would be the answer to this particular question, right? The options are there. And what else are you going to do? You're going to let me know that how did you find the session, और उससे भी important कि अब आपको reading comprehension आसान लग रहे हैं. Do let me know, right? And what is very, very important is that you stay consistent, you work very, very hard. Please take good care of yourself. God bless you.